हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज का हमारा क्लास प्री हिस्टोरिक आर्ट टॉपिक पर होगा। ये टॉपिक हिस्ट्री ऑफ आर्ट का बहुत ही बेसिक टॉपिक है, परंतु एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, यहाँ से विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो LTGIC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाले TGT PGT के एग्ज़ाम हो, या हिस्ट्री के एग्ज़ाम हो, या यूपी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, आदि तमाम एग्ज़ामों में यहाँ से हिस्ट्री ऑफ आर्ट से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस प्रागैतिहासिक कला के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और आप सभी लोग से निवेदन है कि अगर किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आइए देखते हैं हम लोग आज के क्लास को। दोस्तों, जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आज की हमारी जो क्लास है वो होगी प्रागैतिहासिक कला के ऊपर। आप सभी लोग समझिएगा, मैंने यहाँ पर प्रागैतिहासिक कला लिखा, इसी को हम लोग प्राक प्लस इतिहास आदि नामों से भी जानते हैं। इन सभी पॉइंटों को देखिएगा। इस कला को दोस्तों हम लोग प्री हिस्टोरिक आर्ट के भी नाम से जानते हैं। इन सभी शब्दों पर विशेष गौर करिएगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि प्रागैतिहासिक कला क्या है, आदि मानव की कला किस युग में विकसित हुई, भारत में सर्वप्रथम गुफा चित्रों का प्रारंभ किस युग में हुआ, आदि मानव ने सर्वप्रथम किन क्षेत्रों में अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, आदि तमाम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। तो मैंने आप सभी लोगों के समक्ष जो पहला क्वेश्चन पुटअप किया कि प्रागैतिहासिक कला क्या है या इसका अर्थ क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि प्राग इतिहास कहने का तात्पर्य है कि प्रागैतिहासिक कला के बारे में पुटअप किया जा रहा है। इसी कला को हम लोग दोस्तों आदिम कला के भी नाम से जानते हैं। और इसी आदिम कला को हम लोग डेकोरेशन आर्ट के भी नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि अलंकरण या डेकोरेशन आर्ट का प्रारंभ हम किस युग में देखते हैं, तो हम लोग प्रागैतिहासिक कला में इसका अध्ययन करते हैं। आदिम कला, डेकोरेशन आर्ट, या इसी को हम लोग अलंकरण कला के भी नाम से जानते हैं। हर एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी काल में ये जो कला विकसित हुई, उस कला को हम लोग कंदराओं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गुहाओं, या इसी को हम लोग शैल चित्रों की कला के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों, हर एक पॉइंट इन्हीं प्रागैतिहासिक कला से रिलेटेड है और इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस भी करेंगे। कंदराओं, गुहाओं, शैल चित्रों की कला कहने का तात्पर्य है कि जब आदि मानव का जो प्रारंभिक विकास था वो इसी काल में देखने को मिलता है। और जो आदि मानव या हमारे प्रारंभिक मानव की विकास की जो युग थी
उस युग में जो आदि मानव ने अपनी कला का विकास किया वो कंदराओं, गुहाओं की भित्तियों पर, दीवारों पर आकृतियों का निर्माण करके शैल चित्रों का निर्माण किया। और वही शैल चित्र और आदि मानवों के द्वारा निर्मित किए गए जो अस्त्र शस्त्र थे, उन्हीं का अध्ययन करके हमारे विद्वानों ने, हमारे इतिहासकारों ने हमारे लिए एक अच्छा सा स्रोत पैदा किया। और उन्हीं स्रोतों का अध्ययन करके हम अपने आरंभिक मानव के इतिहास को जानते हैं, उनकी दैनिक जीवन को जानते हैं, उनके रहने या उनके द्वारा क्या किया जा रहा था, उनका अध्ययन हम लोग इसी प्रारंभिक काल में देखते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि इसे प्राक कला के भी नाम से जानते हैं, इसी को आदिम कला के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या होता है। तो मैं आप सभी लोगों के समझ प्रस्तुत करना चाहता हूं कि ऐतिहासिक काल के पूर्व की जो कला थी उसी को हम लोग प्रागैतिहासिक कला कहते हैं। पहला पॉइंट डिस्कस हुआ। दूसरा पॉइंट हमने कहा कि इसी को हम लोग आदिम कला के भी नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग अलंकरण कला के भी नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग डेकोरेशन आर्ट के भी नाम से जानते हैं। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आदि मानवों के द्वारा अर्थात प्रागैतिहासिक काल में जिस मानव के द्वारा कला चित्र या रेखा चित्र का निर्माण किया गया था वो प्रागैतिहासिक कला में ही हम लोग देखते हैं। इसीलिए इस कला को हम लोग आदिम कला के भी नाम से जानते हैं। तो ये सारी पॉइंटें हमने आप लोगों के समझ डिस्कस किया और आप लोग इस कला से रिलेटेड इन सभी टर्म ऑफ कंडीशन को समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी पॉइंट होती है कि दोस्तों हमने यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया, तो यहाँ से आप लोग जान लीजिए कि इस प्रागैतिहासिक कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रागैतिहासिक कला का जो शब्द हुआ, इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे वो डेनियल विल्सन के द्वारा किया गया था। और किस सन में किया गया था? तो 8051 एडी में। यह बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 8051 एडी में डेनियल विल्सन ने ही प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया था। और इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक थी जिसका नाम था द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनॉल्स ऑफ स्कॉटलैंड। इसी फेमस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम, डेनियल विल्सन ने प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो यह हुआ शब्द की बात। यहां पर हम लोग प्रागैतिहासिक कला पढ़ रहे हैं और यहां से पुटअप होने वाले तमाम इंपॉर्टेंट शब्दों को भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अब हम लोग जो यहां से जिस कला का विकास होता है, इसका जो हम लोग आरंभिक दौर देखते हैं वो आदि मानवों की कला थी। और आदि मानव अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के द्वारा निर्मित गुहाओं में निवास करता था और अपनी जीविका के लिए जंगलों में आखेटक शिकार करता था और उन्हीं शिकार से अपनी पेट को भरता था। जैसे जैसे समय बीतता जाता है उस आरंभिक काल के मानवों में विकास भी बढ़ता जाता है और जैसे जैसे विकास आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी कला का भी विकास होता जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आदि मानवों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो उनके औजार थे, जो उनके हथियार थे, जो उनके अस्त्र शस्त्र थे, वो किससे निर्मित थे? तो वो निर्मित थे पत्थरों से, अर्थात पत्थरों को हम लोग प्रस्तर भी कहते हैं। उनके औजार जो निर्मित थे वो आदि मानव और जानवरों की हड्डियों से भी निर्मित थे। और उनके जो प्रारंभिक दौर के जो औजार थे वो बहुत ही बेभद्दे थे, अनगढ़ थे। फिर इसी आधार पर विद्वानों ने
इनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजारों के काल को उन्होंने नाम दिया पाषाण काल। ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा जो औजार निर्मित किए जाते थे उन्हीं के आधार पर उन्होंने इस काल को नाम दिया था पाषाण काल। और इस पाषाण काल को हम लोग प्रगति के आधार पर विद्वानों ने इसको अध्ययन करने के लिए 3 भागों में डिवाइड किया था, और इसके डिवाइडेशन को भी हम लोग पढ़ेंगे। परंतु इस 3 भाग को जिन्होंने बांटा अध्ययन के लिए वो थे सीजे थॉमसन। इनको याद रखिएगा, यही सीजे थॉमसन ने ही पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया और नाम दिया था पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नाम दिया था नव पाषाण काल। इन सभी को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे और इनके प्रारंभिक से लेकर उच्च काल के समय को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं पाषाण काल के ऊपर। दोस्तों, अब हम लोग जिस पॉइंट पर चर्चा करेंगे वो हमारा था पाषाण काल का आदिमानव का प्रारंभिक अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्व पाषाण काल, या इसी को हम लोग पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। इस काल की महत्ता इतनी इंपॉर्टेंट है कि यह आदिमानव की प्रारंभिक जीवन की अवस्था थी और किस प्रकार से इस काल में आदिमानव ने अपनी परिस्थितियों को संवारा, इसके बारे में जो विद्वानों ने अध्ययन किया और उसका जो साक्ष्य विद्वानों को प्राप्त हुआ वो साक्ष्य था उनके द्वारा यूज किए जाने वाले हथियार और औजार। इस काल की परिस्थिति को विद्वानों के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि विद्वानों ने जब इनके स्थानों को अर्थात प्रागैतिहासिक काल के उन स्थानों को जब विद्वानों ने खोजा तो वहां से खुदाई के दौरान जो उनके द्वारा अस्त्र शस्त्र प्राप्त थे, औजार प्राप्त थे, उनको विद्वानों ने संग्रहित किया और आदिमानव के द्वारा गुफाओं की दीवारों पर जिन आकृतियों को उन्होंने निर्मित किया था उनको और उनके अस्त्रों को मिलाकर जिस साक्ष्य को हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी के आधार पर हम लोग प्रागैतिहासिक काल के आदिमानव की प्रगति किस प्रकार से होती है हम लोग अध्ययन करते हैं। इसी अवस्था में हम लोग बात करेंगे पूर्व पाषाण काल की। मैंने कहा कि पूर्व पाषाण काल जो था वो मानव के आरंभिक जीवन का युग था और इस युग में आदि मानव ने पत्थर के जो औजार यूज किए थे वो कैसे थे? अनगढ़ थे, बेडौल थे और भद्दे थे। इनके औजारों को जब विद्वानों ने खोजा तो देखा कि ये इनके औजार जिनसे ये लोग जंगलों में अपनी पेट भरने के लिए शिकार करते थे वो काफी अनगढ़ थे, बेडौल थे और भद्दे थे।
तब विद्वानों ने इनके औजारों को लिया और इनकी जो सर्वप्रथम औजारों की खोज हुई थी भारत में, ध्यान दीजिएगा भारत में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि सर्वप्रथम पाषाण काल के औजारों की खोज किस काल में, किस स्थान पर और किसके द्वारा किया गया था। इन 3 पॉइंटों को हम लोग यहीं पर डिस्कस करेंगे प्रारंभिक काल के आदिमानव की औजारों के ऊपर। तो हमने देखा कि पूर्व पाषाण काल अर्थात जो मानव की प्रारंभिक अवस्था थी उसमें जो उन्होंने औजार यूज किए थे उनकी खोज जो की गई थी वो कहाँ की गई थी, वो दक्षिण भारत में। और वो दक्षिण भारत का जो स्थान था वो था पल्लावरम। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पे स्थित है, वर्तमान में मद्रास, जिसको हम लोग चेन्नई के भी नाम से जानते हैं। इसी में ये पल्लावरम नामक स्थान पे खोज की गई थी। और किस सन में की गई थी, तो ध्यान दीजिएगा, सन को याद रखिएगा। वो सन था 8063 एडी। और किसके द्वारा किया गया था, तो वो थे रॉबर्ट्स ब्रुशफुट। यही रॉबर्ट्स ब्रुशफुट थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में अर्थात 1863 ईस्वी में दक्षिण भारत के पल्लावरम अर्थात मद्रास से निकट है, इसी स्थान पर इन्होंने पूर्व पाषाण काल के औजारों की खोज किए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसीलिए ये भारत का सर्वप्रथम खोजा जाने वाला आदिमानव का औजारों का समय था, हथियारों का समय था। इसलिए रॉबर्ट्स ब्रुशफुट को क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रागैतिहासिक काल का जनक पूछ लिया जाएगा कि कौन है, तो ध्यान दीजिएगा रॉबर्ट्स ब्रुशफुट को लगाइएगा, क्योंकि यही रॉबर्ट्स ब्रुशफुट हैं जिन्होंने सर्वप्रथम मद्रास के निकट पल्लावरम में आदिमानव के द्वारा यूज किए जाने वाले औजारों की खोज करते हैं। इसलिए इन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। वहीं पर पुरातत्व शास्त्र का जनक पूछ लिया जाता है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक कौन हैं, तो इनके ऊपर भी डिस्कस कर लीजिए, यहीं पर आए हैं। यहां पर भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जो जनक माने जाते हैं वो कनिंघम को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक माना जाता है। इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से तमाम एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इस काल का जो मानव था वो घने जंगलों और गुहाओं अर्थात उसी को हम लोग गुफा कहते हैं, वहीं पर निवास करता था। और ये आदिमानव का प्रारंभिक काल था। और इसका जो समय माना जाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसका समय जो निर्धारित किया गया है वो था 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व। इसके काल को देखिएगा, ये हमारा पहला पाषाण काल का समय था। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे पाषाण काल के ऊपर। इसको मैं रफ कर देता हूं और हर एक पॉइंट को आप लोग ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा पाषाण काल का जो समय माना जाता है दोस्तों, उसको कहते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल। इसी को हम लोग
मेसोलिथिक एज के भी नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके काल के ऊपर बात किया जाए तो इसका समय जो निर्धारित किया गया है वो 25,000 ईसा पूर्व से लेकर इसका समय 10,000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मध्य कहने का तात्पर्य है कि आदि मानव की प्रारंभिक और उसकी जो अच्छी स्थिति विकसित होती है वो उसका उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल था। तो पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल की जो संधि काल होती है, जिसको हम लोग संक्रमण काल भी कहते हैं, विद्वानों ने जैसा उल्लिखित किया है, उसी को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। यह किसी काल को संकेत नहीं करता है, बल्कि आदि मानव के प्रारंभिक और जिस प्रकार से उसका विकास हो रहा था, उसकी जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा था, उसी का ये अध्ययन कराता है मध्य पाषाण काल, जिसको हम लोग संधि काल के भी नाम से जानते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है इसके काल के लिए। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें निकल के आती हैं जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें जब विकसित होता है आदि मानव, तो वो कहां पर या क्या विकसित करता है। तो इस काल के मानव के जो औजार हथियार उसके द्वारा यूज किए जाते थे वो थोड़ा सुडौल हो गए थे। पहले की अपेक्षा जो बेडौल थे वो थोड़ा सुडौल हो गए थे। तो यहां से पहले पॉइंट आई थी कि इनके जो औजार होते थे मध्य पाषाण काल के टाइम में वो थोड़ा सुडौल बनने लगे थे। और आदिमानव ने इसमें ज्यामिति में अपने औजार निर्मित करने लगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्व पाषाण काल की अपेक्षा मध्य पाषाण काल में जैसे जैसे आदि मानव का विकास हुआ, उनके औजार और उनके जीवन शैली में भी परिवर्तन होता है। तो पूछ लिया जाता है कि ज्यामिति का प्रयोग अपने किस काल में आदि मानव ने किया था, तो वो मध्य पाषाण काल था। इस पाषाण काल में दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कुछ पशुपालन बन गए थे जिनका उल्लेख हमें मिलता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट तीसरी पॉइंट थी कि इसी काल में मिट्टी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे। इस काल में इंपॉर्टेंट है कि जो मिट्टी के बर्तन के जो साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे अर्थात बनने लगे थे, वो मध्य पाषाण काल में बनने लगे थे। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि किस काल में मिट्टी के बर्तन बनने प्रारंभ हो गए थे, तो वो हमारा मध्य पाषाण काल था। और इसका जो समय माना जाता है वो 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। और इस काल में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, इसके खोज करने वाले जो थे वो सीएल कार्लाइल थे। इसको भी नोट करिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मध्य पाषाण काल था। और तीसरी हमारी जो इंपॉर्टेंट आदिमानव का काल रहा वो था नव पाषाण काल। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पर बात करेंगे नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के ऊपर। हर एक पॉइंट पर इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिलेंगे। तो तीसरा जो पॉइंट होगा उसको हम लोग नव या उसी को हम लोग उत्तर पाषाण काल के नाम से जानते हैं, जिसको हम नियोलिथिक एज के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है नियोलिथिक एज। और इसका जो समय निर्धारित किया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइम है। और इसका समय निर्धारित किया गया है वो समय है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर
5000 ईसा पूर्व। दोस्तों कहीं कहीं पर इसका जो समय जो माना जाता है वो 3000 ईसा पूर्व भी मान लिया जाता है। जिस प्रकार अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, अगर 5000 दे तो 5000 को टिक करिएगा और 3000 दे तो 3000 को टिक करिएगा। और इस काल में आदि मानव की जो स्थिति थी वो पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छी और सुधरी हुई स्थिति थी। इस काल में इम्पॉर्टेंट वेत्ताओं ने खोज किया जो हमारे साक्ष्य के रूप में देखने को मिलते हैं। और इसी काल में भारतीय चित्रकला का सर्वप्रथम श्री गणेशाय भी प्रारंभ होता है और भारतीय संस्कृति का इतिहास भी यहीं से, इस काल से प्रारंभ हो जाता है। तो आइए इस काल के बारे में थोड़ा समझते हैं। दोस्तों ये जो काल था नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, इसमें जो आदि मानव था एक पशुपालक बन गया था और उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो प्रौद्योगिकी या जिसके ऊपर वो आश्रित हो गया था खोज करने के बाद, वो था कृषि। उसने नवपाषाण काल में कृषि की खोज कर ली जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसकी एक प्रकार से भौतिक आवश्यकता पूर्ति करने लगी। कृषि ये एक ऐसी प्रौद्योगिकी साबित हुई जो कि नवपाषाण काल में प्राप्त होती है। और इस काल में ये पूर्ण रूप से पशु पालक बन गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस काल में जो आदि मानव था वो गांव में अर्थात समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था। इसको भी नोट करिएगा। अर्थात जीवन इसका सुदृढ़ होने लगा तो गांव बसने लगे थे और समूहों में रहकर आदि मानव कृषि करने लगे, पशुपालन करने लगे। और इसी काल में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही बार पूछा जाता है, इस काल में इसने चाक पर, दोस्तों चाक पर इसने मिट्टी के बर्तन का निर्माण करने लगा था। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि चाक पे मिट्टी के बर्तन किस काल में निर्मित किए जाते थे, तो वो नवपाषाण काल का समय था। इसी काल में दोस्तों आदि मानव ने चित्रकला का विकास किया। अर्थात सर्वप्रथम जो हमें चित्रकला देखने को मिलती है, सर्वप्रथम वो इसी काल में देखने को मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि किस काल में चित्रकला का सर्वप्रथम विकास या साक्ष्य देखने को मिलता है, तो वो नवपाषाण काल का समय था। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नवपाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है, तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व या 3,000 ईसा पूर्व तक रहा। ये इसका नवपाषाण काल का समय था। और इसी काल में जो सबसे महत्वपूर्ण भारतीय चित्रकला की खोज होती है और यहीं से हमारी भारतीय संस्कृति का प्रारंभ भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोगों ने पाषाण काल और आदि मानव के प्रारंभिक अवस्थाओं को हम लोगों ने अध्ययन किया और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंटें थी मैंने आप सभी लोगों के समझ डिस्कस किया। अगर कोई भी पॉइंट छूट गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगा या उसकी लेक्चर मैं अगले टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। और हमारी जो अगली क्लास होगी ये भारतीय चित्रकला की खोज किस प्रकार होती है या विश्व स्तर पर दुनिया के किन किन स्थानों पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज होती है
और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत के उन प्रागैतिहासिक स्थलों के ऊपर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोगों का यहाँ तक रहेगा और आप सभी लोगों के समझ एक क्यूरी है कि अगर किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और आप लोग मुझसे किसी प्रकार की कोई बात करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, आप लोग वहाँ पे टच करके आप लोग मुझसे अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग यहीं तक रखते हैं और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।